सर नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमन अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज जो हम प्यारा सा छोटा सा बहुत ही इजी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपकी स्क्रीन पे आपके सामने, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भैया हमारा प्यारा आरबीआई। अब आपने ऑलरेडी 11th-12th में आरबीआई के बारे में पढ़ रखा है कि भैया आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है जो क्या काम करता है, करेंसी इशू का काम करता है, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह देखता है, ये सारी बातें करता है। ठीक है, बस उसी चीज को हम फिर से रिवीजन करने वाले और बहुत सारी चीजें एडिशनली हम पढ़ने वाले, साथ ही साथ कुछ और भी एडिशनल फैक्ट्स मैं अपने साइड से आपको देने वाला हूं, जिससे आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि आरबीआई एक्चुअल में क्या है, इसको क्यों लाया गया, आरबीआई की हिस्ट्री क्या है, इसके पहले क्या सारी चीजें हुआ करती थी। क्लियर है? हाँ जी सर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भैया आरबीआई के फुल फॉर्म पे। तो भैया आई होप सभी बच्चों को पता होगा कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा आते हैं हम इसके लोगो के ऊपर। तो लोगो आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे आरबीआई का, ये दो चीजों से मिलकर बना है। पहला तो ये है हमारा टाइगर और दूसरा है हमारा ये पाम ट्री। ठीक है, जो ट्री पीछे में है वो कौन सा ट्री है? पाम ट्री। अब ये बात भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी, हो सकता है एमसीक्यू बन के आ जाए कि आरबीआई का लोगो कैसा दिखता है, उनमें क्या सारी चीजें हैं। तो पहला क्या है आरबीआई के लोगो में? टाइगर, और दूसरा है हमारा पाम ट्री। क्लियर है? हाँ जी सर। फिर हम बात करते हैं कि आरबीआई एस्टैब्लिश कब हुआ। तो आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को। 1935 को आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ। उसके पहले क्या होता था सर? उसके पहले कोई बैंक नहीं थे क्या? बिल्कुल थे। तो उसके पहले कौन सा बैंक था सर? तो उसके पहले जो बैंक था जो सेंट्रल बैंक की तरह काम करता था वो है हमारा इंपीरियल बैंक। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम है, वो एक्ट करता था सेंट्रल बैंक की तरह। तो सर आज की डेट में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है क्या? आज की डेट में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उसको चेंज करके जो आज की डेट में हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई। ठीक है, अब एसबीआई क्या है ये मैं आपको लंच के बाद जरूर बताऊंगा। तो आज की डेट में हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कन्वर्ट करके हो गया एसबीआई। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या था पुराने टाइम में? तो पुराने टाइम में थे 3 बैंक। ठीक है, प्रेसिडेंसी बैंक थे 3 हमारे। एक था प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा था बॉम्बे का और तीसरा था मद्रास का। इन तीनों बैंक को मिला के, इन तीनों बैंक का मर्जर करके बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो काम करता था एक सेंट्रल बैंक की तरह। सेंट्रल बैंक नहीं था बट सेंट्रल बैंक की तरह वो काम करता था। आज की डेट में वो क्या हो गया है? एसबीआई हो गया है। क्लियर है? हाँ जी सर। फिर आरबीआई आया, कब आया? 1935 में। ठीक है, 1935 में वो कैसे आया? अचानक से आ गया क्या? नहीं, उसके पीछे एक एक्ट लाना पड़ा था। एक्ट क्या था सर वो? तो एक्ट था हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। 1934 में हमने एक एक्ट पास किया और तब जाके उसके लगभग 1 साल बाद 1 अप्रैल को 1935 में आरबीआई हमारे सामने आ गया, एक प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो गया। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है। अब सोचो कि आरबीआई अचानक से सीन में आ गया क्या? नहीं, आरबीआई को सीन में आने से पहले हमारे यहाँ पे था एक हिल्टन यंग कमीशन। क्या था? हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, जिसको और किस नाम से जाना जाता था? जिसको हम बोलते थे रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ठीक है, क्या बोलते थे? हम बोलते थे रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ठीक है। तो इस कमीशन ने 1962 में, कब? 1962 में ये प्रपोजल पेश किया कि भैया हमारे कंट्री में यानी इंडिया कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। उसके बाद भैया जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने थोड़ा सा सोचा और लाइकवाइज उन्होंने एक पहले एक्ट पास किया और फिर 1935 में हमारे पास आरबीआई एक सेंट्रल बैंक की तरह एस्टैब्लिश हो गया। आरबीआई के पहले क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो किससे बना था? 3 प्रेसिडेंसी बैंक से मिलकर बना था। क्लियर है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आज की डेट में क्या है? एसबीआई। तो ये जो सारी चीजें आपकी मॉड्यूल के बिल्कुल बाहर की है, मैं अपनी तरफ से आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जिससे आप आरबीआई की पूरी हिस्ट्री को अच्छी तरीके से समझ पाए। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे पढ़ते हैं। तो भैया द सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता। ठीक है, तो जो इसका सेंट्रल ऑफिस था, जो मेन हेडक्वार्टर कह लो आरबीआई का, कहां पे एस्टैब्लिश हुआ था? सबसे पहले तो कलकत्ता में एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया परमानेंटली मुंबई में। कब? 1937 में। तो 1937 में इसका जो हेड ऑफिस है उसको परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में। और मुंबई में भी किस जगह में? तो शहीद भगत सिंह मार्ग में इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया, इसका हमारा हेडक्वार्टर, जो पहले कहां हुआ करता था? कलकत्ता में हुआ करता था। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे, तो the central office is where the governor sits and where policies are formulated. अब सेंट्रल ऑफिस क्या है? तो सेंट्रल ऑफिस ऐसी जगह है जहां आरबीआई का गवर्नर भैया बैठते हैं और वहां पे ये सारी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। दो, ओरिजिनली प्राइवेट ओन्ड सिंस नेशनलाइजेशन इन 1949 द रिजर्व बैंक इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भैया इसकी भी एक छोटी सी हिस्ट्री है। ये लाइन ये बोलना चाह रहा है कि आरबीआई अब कौन कंट्रोल करता है? किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में। बट जब इनिशियली हमारा आरबीआई आया था ईयर 1935 में, तब ये कोई पब्लिक बैंक नहीं था, ये
प्राइवेट बैंक की तरह है। और आपको पता है, आपको जान के हैरानी होगी कि आरबीआई जब शुरू शुरू में आया एज एक प्राइवेट बैंक, कितने रुपए से स्टार्ट हुआ होगा? गेस कर सकते हैं? अपना गेस कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आप कितना गेस कर पा रहे हो। मैं आपको आंसर इसका देता हूं। आरबीआई जब इनिशियली आया था तो ये 5 करोड़ रुपए के साथ आया था। ठीक है, आरबीआई के शेयर्स टोटल 5 करोड़ रुपए के शेयर्स के साथ आया था। हर शेयर की वैल्यू थी 100 रुपए ईच। ठीक है, तो सोच लो आज की डेट में आरबीआई कितना बड़ा अमाउंट कैरी करता है। और स्टार्टिंग कितने से हुई थी? मात्र 5 करोड़ रुपए से। ठीक है, 5 करोड़ उस समय भी बहुत बड़ा अमाउंट होता था, बट आज के टाइम में अगर देखेंगे 5 करोड़ बस, भैया इंडिया के एक टाइम के चाय का खर्चा भी इससे कई गुना ज्यादा होता होगा 5 करोड़ से। ठीक है, तो इतने छोटे अमाउंट से हमारा आरबीआई स्टार्ट हुआ था, जो कि एक प्राइवेट बैंक की तरह स्टार्ट हुआ था, जिसमें हर शेयर कितने के थे? 100 रुपए ईच के एक शेयर थे। फिर धीरे से इसको नेशनलाइज कर दिया गया, यानी इसके ऊपर कंट्रोल किसका हो गया? 100% गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया। ठीक है, इसको नेशनलाइज कब किया गया था? तो इन द ईयर 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया। इसके सारे शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीद लिया और इसको नेशनलाइज कर दिया गया। क्लियर है? हाँ जी सर। अब द प्रियम्बल ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स द बेसिक फंक्शंस ऑफ आरबीआई एज। प्रियम्बल की बात हमने की थी भैया जब हमने इसके पहली क्लास में सेबी के बारे में चर्चा की थी। अब उस लेक्चर में तो हमने सिर्फ सेबी का एक ट्रेलर देखा था। धीरे से आओ ना एग्जीक्यूटिव लेवल पे, कभी 4 दिन गुजारो एग्जीक्यूटिव लेवल में, तब आपको पता चलेगा जो पूरी पिक्चर आपके पास सेबी की आने वाली। तो जो आप अभी सीएसईटी लेवल में पढ़ रहे हो वो केवल और क्लेवर सिर्फ भैया ट्रेलर है, एकदम 20-30 सेकंड का ट्रेलर है। पूरी 300 घंटे की पिक्चर सेबी के आपके सामने आगे आने वाली है एग्जीक्यूटिव लेवल में। पर चलो उसको तो हम तब का तब देखेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं आरबीआई, और आरबीआई के प्रियम्बल में क्या बातें दी गई है इसको बस एक बार पढ़ के छोड़ने वाली ये बात है। क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग द रिजर्व्स विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनिटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। यानी ये भैया ये क्या काम करेगा? तो बैंक नोट्स रेगुलेट करेगा, साथ ही ये देखेगा कि सिक्योरिंग मॉनिटरी स्टेबिलिटी, इंडिया में मॉनिटरी स्टेबिलिटी बनी रहे, एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम इन द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। ठीक है भैया, कंट्री के एडवांटेज में हमारी करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को मॉनिटर करेगा, ऑपरेट करेगा। फिर टू हैव अ मॉडर्न मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट द चैलेंज ऑफ एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखेगा। भैया हमारी जो इकोनॉमी आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, उसको समझने में, उसको बढ़ाने में ये हेल्प करेगा। वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट से, ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव से आरबीआई हमारा काम करेगा। तो प्रियम्बल में बेसिकली सारे आरबीआई के मेजर फंक्शंस कवर हो गए। क्या क्या? बैंक नोट्स इशू करेगा, फिर इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बना के रखेगा, प्राइस में स्टेबिलिटी बना के रखेगा विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। क्लियर है? हाँ जी सर। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आते हैं हम भैया मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई में। अब इसमें पढ़ने पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। एक बार जल्दी से हम इसको पढ़ लेते हैं। तो मॉनिटरी अथॉरिटी, ठीक है, आरबीआई के पास है मॉनिटरी अथॉरिटी, जिसके अंदर क्या करता है आरबीआई? तो आरबीआई फॉर्मुलेट्स करता है, इंप्लीमेंट करता है एंड मॉनिटर्स द मॉनिटरी पॉलिसी। तो इसके अंडर आरबीआई क्या करता है? तो जो कंट्री की जो मॉनिटरी पॉलिसी है आरबीआई उसको फॉर्मुलेट करता है, इंप्लीमेंट करता है और उसको मॉनिटर करता रहता है, कंटिन्यू नजरें गड़ा के रखता है कि भैया ये किस डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। क्लियर है? हाँ जी सर। दूसरा भैया रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको भैया ये एज अ रेगुलेटर और एज अ सुपरवाइजर ये एक्ट करेगा। क्या क्या काम करेगा उसके अंदर? ये तो प्रिस्क्राइब्ड ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन विद इन द कंट्रीज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम फंक्शंस। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो मेंटेनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, पब्लिक का सिस्टम के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो बनाए रखेगा। ठीक है, डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करेगा। क्या प्रोटेक्ट करेगा? उनका इंटरेस्ट, एंड प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज टू द पब्लिक। जो डिपॉजिटर्स हैं, जो अपना हार्ड अर्न मनी भैया बाकी बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं, तो उनका इंटरेस्ट बने रहे, उनके राइट्स के ऊपर कोई भी अफेक्ट ना हो, उनके साथ चीटिंग ना हो, इन सब चीज को भैया मॉनिटर करते रहता है आरबीआई। और अगर कभी कोई बैंक किसी अपने डिपॉजिटर के ऊपर कुछ चीटिंग कर देता है तो उसके ऊपर एक्शन कौन लेगा? उस बैंक के ऊपर तो आरबीआई एक्शन लेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? फिर मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का भी काम करता है आरबीआई। तो क्या करता है आरबीआई? मैनेजेस द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है, जिसके अंदर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फैसिलिटेट्स एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट टू प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट भैया बना रहे, रूपी की वैल्यू भैया अच्छे से रहे, ज्यादा नीचे मत जाए, डॉलर के मुकाबले हम अच्छी तरीके से compete कर पाए, और बहुत सारी चीजें आरबीआई संभालता है। कौन से एक्ट के अंदर? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कब आया था? जो आया था 1999 में। क्लियर है?
हाँ जी सर। दूसरा भैया इशूअर ऑफ करेंसी। इशूअर ऑफ करेंसी सिंपल सी बात, आरबीआई ही इशू करता है हमारी करेंसी। तो इशूज एंड एक्सचेंज और डिस्ट्रॉयर्स करेंसी एंड कॉइन नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गिव पब्लिक एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सप्लाईज ऑफ करेंसीज एंड कॉइन्स इन गुड क्वालिटी। ठीक है, तो बेसिकली आरबीआई बैंक नोट्स इशू करता है। ठीक है, कॉइन्स जो है वो कौन इशू करता है? वो मिंट बनाती है हमारी। आरबीआई का काम क्या है? नोट्स इशू करना। और नोट्स कैसे इशू करना भैया? प्रॉपर क्वालिटी के हो, जितना मार्केट में जरूरत है उतना ही वो नोट्स इशू करे। वरना अगर आपने कभी सोचा हो, तो आपके मन में अगर कभी थॉट आया हो कि यार अगर हम सबके हाथ में एकदम भड़ाभड़ पैसा छाप दें, ठीक है, हमको क्या करना है? सिर्फ हमको नोट्स छापने हैं। नोट्स छाप के अगर हम पूरी कंट्री में सबके यहाँ दे दे, सबके हाथों में हम नोट्स दे दें, जिससे जो गरीब है उसको अगर हम 1 करोड़ रुपए दे दें तो वो तो गरीब से तुरंत अमीर हो जाएगा। तो ऐसा काम आरबीआई क्यों नहीं कर देता है? हो सकता है कभी आपके मन में ऐसा थॉट आया हो। ठीक है, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है आरबीआई का। खैर उस चीज को हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, बट समझ लो कुछ लॉजिक है, इसीलिए लॉजिक को ध्यान में रखते हुए आपका आरबीआई ऐसा काम नहीं करता है। ठीक है, कंट्री में मार्केट में जितना जरूरत है कैश की उतनी ही वो, ठीक है, कैश को प्रिंट करता है। क्लियर है? हाँ जी सर। दूसरा भैया डेवलपमेंट रूल होता है आरबीआई का। क्या करता है? परफॉर्म वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शंस टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेशनल ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए वो वेरियस काम करता है। फिर रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। जो सेटलमेंट सिस्टम है उसको ये रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है। कैसे? तो इंट्रोड्यूसेस एंड अपग्रेड सेफ एंड एफिशिएंट मोड्स ऑफ पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पब्लिक एट लार्ज। इसके पीछे से ऑब्जेक्टिव है मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। अब अगर आज की डेट में हम हमारी कंट्री को देखें तो पेमेंट के बहुत सारे मेथड्स हैं। कैसे हैं? तो भैया हम कैश में किसी चीज का पेमेंट कर सकते हैं, फिर चेक से कर सकते हैं, आरटीजीएस, एनईएफटी, डिजिटल ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के जरिए हम किसी भी चीज का पेमेंट कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज में पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहे, ठीक है, पब्लिक हर चीज में श्योर हो, हम आप जैसे लोगों को श्योरिटी रहे कि अगर हाँ भैया हम इस चीज से पेमेंट कर रहे हैं तो कोई भी इसमें घपलेबाजी नहीं होगी, कोई भी हमारे साथ चीटिंग नहीं होगी, कोई भी किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं होगा। इन सब चीज को मैनेज करने का काम किसका है? तो हमारी आरबीआई का है। फिर बाकी रिलेटेड फंक्शन तो बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है, परफॉर्म मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन फॉर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स, ऑल्सो एक्ट एज देयर बैंकर। हमारे लिए बैंकर कौन है? बाकी जो हमारे आसपास बैंक है वो हमारे लिए बैंकर है। आरबीआई उन बैंक्स का भी बैंकर है। क्लियर है? साथ ही साथ सेंट्रल स्टेट को भी कभी कोई जरूरत होती है वो जाते हैं सीधा आरबीआई के पास। फिर आगे पढ़ते हैं तो बैंकर्स टू द बैंक मेंटेन्स बैंकिंग अकाउंट ऑफ ऑल द शेड्यूल बैंक। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्लियर है, आप बहुत टाइम से पढ़ते हुए इस पॉइंट का आ रहे हो कि आरबीआई बैंक्स का भी बैंकर है। क्लियर है? हाँ जी सर। अब पढ़ लेते हैं हम कुछ अदर सिग्निफिकेंट फैक्ट्स। ठीक है, और क्या क्या फैक्ट्स है आरबीआई से रिलेटेड? तो आरबीआई के टोटल 27 रीजनल ऑफिसेज है, मोस्ट ऑफ देम इन द स्टेट कैपिटल्स एंड 4 सब ऑफिसेज। ठीक है, आरबीआई के कितने टोटल ऑफिसेज हैं? 27 रीजनल ऑफिसेज हैं और 4 इनके सब ऑफिसेज हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। दूसरा पॉइंट है बैंकिंग एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफ स्टाफ कॉलेज आर पार्ट ऑफ रिजर्व बैंक। ठीक है, बैंकिंग एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कॉलेज भी किसका पार्ट है? हमारे आरबीआई का पार्ट है। फिर हैज 6 ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट। आरबीआई के 6 ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है, जिसमें से 3 नेमली आरबीआई अकेडमी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कॉलेज आर पार्ट ऑफ रिजर्व बैंक। ठीक है, उसके बाद दूसरी हम बात करें तो अदर ऑटोनॉमस सच एज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? IGIDR, और इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRPT। तो ये बेसिकली क्या है? ये आरबीआई के 6 ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है। ठीक है, जिसमें से 3 ऊपर और 3 नीचे आपको दिए गए हैं। नाम एक बार को आप याद रख सकते हो। क्लियर है? इसको बार बार आप रिवाइज करोगे आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं आरबीआई की कुछ सब्सिडरीज के ऊपर। तो आरबीआई की भैया फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज भी हैं। कौन कौन सी है? तो सबसे पहला भैया डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, DICGC। ठीक है, DICGC, जिसका फुल फॉर्म क्या है? तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये जो सारे पॉइंट्स है ना, इसको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करोगे आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे। ठीक है, बार बार जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा बार आप इसको पढ़ोगे, आपको याद होते जाएंगे। इसमें समझाने लायक और कोई पॉइंट नहीं है। दूसरी आरबीआई की सब्सिडरी क्या है? तो दूसरी आरबीआई की सब्सिडरी है भैया भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। तीसरी कौन सी सब्सिडरी है? तो रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। चौथी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज IFTAS। तो ये है हमारी 4 फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी
आरबीआई की, ठीक है। तो आरबीआई की 4 फुल्ली ओन सब्सिडरी होगी, साथ ही साथ इनके 6 ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट हो गए। उसके साथ साथ आरबीआई के 27 रीजनल ऑफिसेज हैं और 4 सब ऑफिसेज हैं, ठीक है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी है मुंबई में। मुंबई में एग्जैक्टली कहाँ है? तो शहीद भगत सिंह मार्ग में। पहले कहाँ हुआ करता था? कलकत्ता में हुआ करता था। क्लियर है? तो सारा हमारा डिस्कशन अब खत्म हो चुका है आरबीआई से रिलेटेड। तो इसी के साथ इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूँ खत्म। और आपसे मैं कहता हूँ बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नए टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे। बट तब तक के लिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।